करते हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी से। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप जी, आज का जो सुबह का इंसिडेंट हुआ, अब आप उसे कैसे देख रहे हैं? ये आप इसको फर्दर एस्केलेशन मानते हैं यूएस के? क्योंकि जब लास्ट टाइम ईरान ने स्ट्राइक किया था और इसराइल का रिटेलिएशन था, उस वक्त यूएस ने कहा था कि जनाब हमें इसमें नहीं पड़ना, इसराइल फर्दर स्ट्राइक्स ना करे। लेकिन कल का क्या है? ये रिटेलिएशन है जस्ट ये या फिर आप मानते हैं कि ये थोड़ा सा एस्केलेट हो गया है? कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को, क्योंकि क्रूड अब तक रिएक्ट नहीं कर रहा है इस पर? वीरेंद्र जी, लगता है एस्केलेशन होगा और एस्केलेशन हुआ भी है। अनफॉर्चुनेटली ये स्थिति सुधर नहीं रहा है। मतलब बात तो सिंपल यही है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक ट्रीटी के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और जल्द से जल्द ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा सामने, पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा है। इसमें किसका दोष है, किसका एफर्ट है, नहीं है, वो डिस्कस करके कुछ फायदा तो नहीं होगा, पर परिस्थिति सुधरा नहीं अभी भी, और जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं है। हमारे इंडिया में लोकल डायनामिक्स कुछ अलग है, चल रहे हैं, इसके चलते मार्केट में एक तरह से थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल स्थिति सुधर नहीं रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का भी उम्मीद ये है कि प्रॉब्लम वेस्ट एशिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस ज्यादा उछला नहीं इन स्पाइट ऑफ ये प्रोवोकेशन। पर आने वाले दिनों में कैसे होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और ये इस पे सिचुएशन पे नजर रखना पड़ेगा। इतना ही मैं कह सकता हूं अबाउट दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, सुदीप जी गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सुधारने के लिए ये स्थिति सरकार तो कदम उठा रही है। अब आरबीआई ने जिस तरीके से सर एफसीएनआरबी स्कीम्स की बात कर लीजिए, चाहे ईसीबी रूट्स खोलकर जिस तरीके से कारपेट बिछाया है एफआईज के लिए, और रुपए में मजबूती को लेकर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? जियोपॉलिटिकल टेंशन या सरकार जो कदम उठा रही है सबको ठीक ठाक करने में? कैसा असर देखते हैं आप भारतीय बाजार पर इसका? देखिए, जो आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, ये मैं मानता हूं कि प्रिडोमिनेटली फिस्कल डेफिसिट को ठीक करना और करेंसी का जो स्लाइड हो रहा था उसको रोकने के लिए किया गया है। सही है, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इकोनॉमी में भी आएगा, पर मुख्यतः प्रिलिमिनरी अगर आप देखें तो इसका इम्पैक्ट इस दोनों चीज पे होगा, और ये होगा भी। लगभग किसी का भी एस्टिमेट आप ले लीजिए, 70 से 80 बिलियन डॉलर इनफ्लो होने की संभावना है, और ये एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को पॉजिटिव बना देगा, यही उम्मीद है, जो कि बहुत अच्छा है कंसीडरिंग जो ऑयल प्राइसेस 60-65 से लेके अब 95 के आसपास घूम रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रहेगा विद दिस प्रोजेक्टेड इनफ्लो। अगर किसका तरफ ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन या सरकार का और आरबीआई का स्टेप, तो मैं ये कहूंगा हमारा स्टेप का इम्पैक्ट लिमिटेड है, जो कि आज के लिए स्थिति सुधार रहा है। पर अगर ग्लोबली जियोपॉलिटिकली ये स्थिति सॉल्व नहीं होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहता है, खुलता नहीं है पूरी तरह से, तो देखिए बहुत ही मुश्किल होगा ऑयल प्राइस को कंट्रोल में रखना। और अगर ऑयल प्राइस 120-30 डॉलर ब्रेंट पर बैरल जाता है, तो वहां पे फिर सरकार को, आरबीआई को, बाकी सारे सबको रिव्यू करना पड़ेगा और भी कदम लेने पड़ेंगे स्थिति संभालने के लिए, और संभालना मुश्किल भी होगा क्योंकि इंडिया, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट है फॉर ऑयल। लगभग 85% जो हमारा रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट होता है, और ये इतना प्राइस बढ़ जाता है तो वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा और कदम लेने पड़ेंगे। पर लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप कि सिचुएशन सुधर जाता है, और हमने हमारे तरफ से स्टेप्स तो ले ही लिए हैं। एक बार डायरेक्टर साहब क्रूड दिखाइएगा, क्रूड चेक लेते हैं बीच में। अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे में एमएफ डेटा आ रहा है आपके स्क्रीन पे। स्मॉल कैप इनफ्लो करीब 6886 करोड़ रुपए रहा, 4946 करोड़ रुपए से बढ़कर। तो स्मॉल कैप में और इक्विटी इनफ्लो कुल मिला के अगर आप देखें 22,897 करोड़ रुपए रहा। क्रूड अभी भी अगर आप देखें ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में है। इक्विटी इनफ्लो के ये डिजिट्स अगर बड़े में हो तो डायरेक्टर साहब प्लीज दिखाइएगा। हालांकि ये घटा है करीब 38,426 करोड़ से घटकर अगर आप देखें तो। और लार्ज कैप इनफ्लो घटा है, लार्ज कैप इनफ्लो घटा है, स्मॉल कैप में इनफ्लो बढ़ा है, और
टोटल इनफ्लो में अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल डिप है, इसमें कोई राय नहीं है। लार्ज कैप इनफ्लो में 1,000 करोड़ रुपए का डिप है अप्रॉक्सीमेटली। स्मॉल कैप इनफ्लो करीब करीब अच्छा स्मॉल कैप में भी घटा, 6886 करोड़ से घटकर करीब करीब 2946 करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से इसको ठीक किया गया है। और मिड कैप इनफ्लो ये भी करीब 6551 करोड़ से घट के करीब 4385 करोड़ रुपए। तो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग अगर आप देखें, स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ये हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए आज के लिए अगर आप देखें। और कुल AUM ये भी अगर आप देखें करीब करीब 81.92 लाख करोड़ से घटकर 81.48, मेरे ख्याल से 0.4 ट्रिलियन का यहाँ पे अगर आप देखें की कमी आई है। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें आंकड़े जो है ना वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। इसे क्या कहेंगे आप? एक टेक्निकल्स में टर्म्स होती है ना सुदीप जी, दैट्स कॉल्ड टायर्ड बुल लिक्विडेशन, है ना? ये वो है क्या? नहीं, देखिए ऐसी तो कुछ बात नहीं है, पर FII बेच रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं बहुत दिनों से बेच रहे हैं। जून के भी आंकड़े ले ले तो लगभग जून महीने में ऑलरेडी 50,000 करोड़ प्लस का बिकवाली कर चुके हैं। और फोकस जो निवेशकों का है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है। तो मुझे तो लगता है इंडेक्स में कुछ ऐसा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। इंडेक्स एक रेंज पे घूम रहा है, FIIs बेच रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। पर अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखेंगे वहां पे एक्टिविटी, अच्छा खासा एक्टिविटी है, अच्छा पोटेंशियल है, बहुत सारे शेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं, शेयर प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स का भी जो अभी जो प्रेफरेंस है वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है। सतर्क रह रहे हैं लार्ज कैप से और ओवरऑल निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स से। ठीक है, तो ये में म्यूचुअल फंड के आंकड़े आते हुए और थोड़ा SIP भी इस बार घटा है, काफ़ी परेशान किया है मार्केट ने नो डाउट पिछले 2 साल से इन्वेस्टर्स को, तो वो आंकड़ों पर झलकता हुआ। हालांकि फिर भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो सभी का कहना है कि एक अच्छी टाइम हो सकती है बाइंग करने के लिए। सुदीप जी, आज FMCG पैक चल रहे हैं, इंडेक्स 2% ऊपर है। रिपोर्ट्स देख रही थी मैं आज ब्रोकरेजेस की, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट FMCG काउंटर्स को लेकर आते हुए, लेकिन इस स्पेस ने भी काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है। नतीजे ठीक ठाक रहे थे, नेस्ले के हमने नतीजे अच्छे देखे थे, तो इस स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है और कोई स्टॉक जो इस स्पेस से आपको पसंद हो? ये स्पेस अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटजी जैसे आप कह रहे हैं पिछले 4-5 साल से निवेशक को निराश किया है। अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिला नहीं यहाँ से। और अभी अगर दबाव है ओवरऑल इकोनॉमी पे, बाकी सारे मार्केट पे दबाव बना हुआ है, वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके चलते बहुत सारे सेक्टर्स पे प्रेशर रहेगा। और रिलेटिवली FMCG टू एन एक्सटेंट प्रोटेक्टेड है। और मैं ये कहूंगा कि FMCG क्षेत्र में कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और करेगा भी। अगर पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री आया था, उस पर अगर हम ध्यान दें वहां पे यही साफ हो रहा है कि मैनेजमेंट FMCG कंपनीज के ज्यादातर मैनेजमेंट अभी भी पॉजिटिव है अपने परफॉर्मेंस को लेके आने वाले क्वार्टर्स में। तो इससे साफ होता है कि प्रदर्शन ठीक रहेगा। और जो रिसर्च रिपोर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं वहां पे भी उसी का बात किया जा रहा है। पर मैं मानता हूं कि निवेशक को अगर अल्फा जनरेट करना है तो FMCG में शायद इतना बड़ा मुनाफा, इतना बड़ा अपसाइड मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, इसमें गिरावट भी कम होगा और थोड़ा बहुत अपसाइड मिल सकता है। आपने नेस्ले का जिक्र किया, HUL का जिक्र कर सकते हैं, कुछ रूरल कंजम्पशन रिलेटेड FMCG है उसका भी नाम ले सकते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अल्फा कुछ जनरेट होगा। इससे बेहतर तो आपको होगा कि आप इसमें जो वाइडर मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स है वहां पे आप अच्छा शेयर परफॉर्म करने वाला सेक्टर ढूंढिए और उस पे निवेश कीजिए। ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी दिख रहा है जो जिसका फायदा लिया जा सकता है। ओके सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज। सभी सेक्टर्स पे, सभी पक्ष पर आपने अपनी राय रखी आपने। बहरहाल थोड़ा सा अगर आप देखें ये जो आंकड़े हैं ना, ये थोड़ा सा अगर आप देखें MF के स्टैट्स जो हैं वो आपको हतोत्साहित करेंगे और लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अगर आप देखें डिसअपॉइंटेड है बाजार इन आंकड़ों से।